स्नैजी सर्जन की ओर से बेली एंड लव की खोज में आपका स्वागत है। जी हाँ। आज हम स्तन की कुछ ऐसी सब अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस पर बात करेंगे जो मतलब ज़्यादा आम तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, जी हाँ। क्योंकि ये अक्सर आम मास्टाइटिस या कभी-कभी तो मैलिग्नेंसी जैसी भी लग सकती हैं, जी तो इन्हें पहचानना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। ये कई बार डायग्नोस्टिक चैलेंज पेश करती हैं। जी, आज हम 4 ऐसी ही कंडीशंस पर फोकस करेंगे: स्तन का ट्यूबरकुलोसिस, फिर डक्ट एक्टेसिया, एक्टिनोमाइकोसिस और मॉन्डोर्स डिजीज। ठीक है, इनके जो खास पहलू हैं और मैनेजमेंट, उस पर बात करेंगे। बढ़िया। तो स्तन के टीबी से शुरू करते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, फिर भी हमारे देश जैसे एंडेमिक क्षेत्रों में इसे सोचना पड़ता है। जी ये फैलता कैसे है शरीर में, मतलब स्तन तक कैसे पहुंचता है? देखिए, ज्यादातर मामलों में तो ये एक्सिलरी या इंटरनल मैमरी लिम्फ नोड से रेट्रोग्रेड तरीके से फैलता है। अच्छा, लिम्फ नोड से। हाँ, कभी-कभी आसपास के स्ट्रक्चर से भी डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है। जैसे मान लीजिए पसली या स्टर्नम में ऑस्टाइटिस हो, या प्लूरा से ओके। वो फटे निप्पल या ब्लड के जरिए इन्फेक्शन होना, वो बहुत रेयर है। और क्लिनिकली ये कैसा दिखता है, मतलब आम एब्सिस से कैसे अलग है? इसमें अक्सर ना कई सारे क्रॉनिक एब्सिस और साइनस बन जाते हैं। अच्छा, मल्टीपल होते हैं। हाँ, और उनके ऊपर की जो त्वचा है वो थोड़ी नीली सी पड़ जाती है। ये पायोजेनिक एब्सिस में नहीं होता। पक्का डायग्नोसिस तो बैक्टीरियोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल जांच से ही होता है। हिस्टोलॉजी में क्या खास दिखता है? उसमें वो केजिएटिंग नेक्रोसिस वाले एपिथेलियोइड सेल ग्रैन्युलोमा मिलते हैं, जी जो टीबी के लिए खास है। और मवाद या एस्पिरेट में एसिड फास्ट बेसिलाई, मतलब एएफबी देखने की कोशिश करते हैं। राइट। जील नील्सन स्टेनिंग से या फिर जीन एक्सपर्ट से। जी, जील नील्सन, जीन एक्सपर्ट और माइकोबैक्टीरियल कल्चर, ये सब मदद करते हैं। कभी-कभी शरीर में कहीं और टीबी का फोकस ढूंढने के लिए चेस्ट और एब्डोमेन का सीटी स्कैन भी करना पड़ता है। और इलाज कितने समय के लिए? आमतौर पर 6 से 9 महीने हीलिंग हो जाती है, पर हाँ, थोड़ा समय लगता है और निशान रह सकते हैं। ठीक है। अब टीबी की तरह ही एक और कंडीशन जो कभी-कभी कैंसर जैसी लग सकती है, खासकर निपल रिट्रैक्शन के कारण, वो है डक्ट एक्टेशिया। ये असल में क्या है? हाँ, डक्ट एक्टेशिया में जो मेजर मिल्क डक्ट्स होती है ना, वो फैल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। अच्छा, इसे अब स्तन के सामान्य बदलाव और इन्वोल्यूशन का हिस्सा मानते हैं। मतलब एएनडीआई स्पेक्ट्रम में आता है ये। एएनडीआई, हाँ। तो इन फैली हुई नलिकाओं में वो सेल्यूलर मलबा, लिपिड वगैरह जमा हो जाता है। उससे फिर डक्ट्स के आसपास सूजन होती है, पेरीडक्टल इन्फ्लेमेशन और फिर फाइब्रोसिस। और इसी फाइब्रोसिस से निपल रिट्रैक्शन? जी हाँ, यही फाइब्रोसिस कभी-कभी निप्पल को अंदर खींच सकता है, जिससे कैंसर का शक होता है। इसके लक्षण क्या है सबसे आम? सबसे कॉमन लक्षण है निप्पल से डिस्चार्ज आना। कैसा डिस्चार्ज? अक्सर गाढ़ा होता है, टूथपेस्ट जैसा, और रंग अलग-अलग हो सकता है, भूरा, हरा, मिट्टी जैसा, कभी-कभी खून मिला हुआ भी हो सकता है, जो फिर से चिंता बढ़ाता है। हाँ, वो तो है। अल्ट्रासाउंड पर फैली हुई नलिकाएं दिख सकती हैं, 3 मिलीमीटर से ज्यादा डायमीटर वाली। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, खासकर जब मैलिग्नेंसी का शक हो? देखिए, सबसे पहले तो ट्रिपल असेसमेंट करना ही है: क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग और बायोप्सी। मैलिग्नेंसी रूल आउट करना जरूरी है। बिल्कुल। अगर सिर्फ सूजन या इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, करीब 2-3 हफ्ते के लिए। कौन सी एंटीबायोटिक्स? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे कोएमॉक्सिक्लेव या फ्लूक्लोक्सासिन, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सिफिक्साइम के साथ मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल जैसा एंटी एनारोबिक कवर देना होता है। ओके। और अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो या एब्सिस बन जाए? हाँ, अगर डिस्चार्ज बहुत परेशान कर रहा हो या बार बार सबएरियोलर एब्सिस बन रहा हो, तो फिर मेजर मेमोरी डक्ट्स को निकालने की सर्जरी करते हैं, मेजर डक्ट एक्सिजन। समझ गए। अब एक्टिनोमाइकोसिस पर आते हैं। ये तो और भी रेयर लगता है। हाँ, ये वाकई बहुत रेयर है। एक्टिनोमाइसीज नाम के एनारोबिक बैक्टीरिया से होता है। इसमें भी वैसी साइनस बनते हैं जैसे टीबी में? हाँ, इसमें भी स्तन पर कई क्रॉनिक साइनस बन जाते हैं, जिनसे लगातार मवाद आता रहता है, और ये आसानी से ठीक नहीं होते। एक खास बात यह है कि इसके मवाद में कभी-कभी वो काले या पीले दाने जैसे दिख सकते हैं, ब्लैक या सल्फर ग्रैन्यूल्स। अच्छा, सल्फर ग्रैन्यूल्स। जी, माइक्रोबायोलॉजी से बैक्टीरिया कंफर्म होता है। और इसका इलाज? ये तो काफी मुश्किल लगता है। हाँ, इसके लिए लंबे समय तक पेनिसिलिन देना पड़ता है, हाई डोज में, इंजेक्शन से, कई हफ्तों या महीनों तक। बाप रे। और साथ में जरूरत पड़ने पर वो जो नेक्रोटिक टिश्यू और साइनस ट्रैक्ट्स हैं, उनका सर्जिकल क्यूरेटाज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, आखिर में मॉन्डोर डिजीज। ये थोड़ी अलग है, ये नसों से जुड़ी है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। मॉन्डोर डिजीज असल में स्तन या छाती की दीवार की जो सतही नसें हैं, सुपरफिशियल वेन्स, उनका थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। मतलब नस में क्लॉट बन जाता है और सूजन आ जाती है। इसका कारण? कारण अक्सर पता नहीं चलता, कोई खास चोट या इन्फेक्शन नहीं होता। क्लिनिकली त्वचा के ठीक नीचे एक डोरी जैसी
कॉर्ड जैसी सख्त और दर्द करने वाली नस महसूस होती है। अच्छा। हाँ, और वो त्वचा से चिपकी हुई लगती है। जब मरीज हाथ ऊपर उठाता है या हम त्वचा को खींचते हैं तो उस नस के ऊपर त्वचा में एक पतली सी नाली या खांचा सा दिखता है। इसे किसी और गंभीर चीज से कंफ्यूज कर सकते हैं? हाँ, ये जरूरी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंशियल डायग्नोसिस है लिम्फेटिक परमिएशन। जो कैंसर में होता है। जी, जो किसी छुपे हुए स्तन कैंसर ऑकल्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा के कारण हो सकता है। तो हालांकि मंडोर डिजीज बिनाइन है, कैंसर रूल आउट करना जरूरी है। समझ गए। और इसका इलाज? इलाज तो सिम्टोमेटिक ही है। दर्द की दवाएं दे सकते हैं और उस तरफ की बांह को थोड़ा आराम देने को कहते हैं। ज्यादा मूवमेंट ना करें। और ये ठीक हो जाती है? हाँ, अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर कुछ हफ्तों या महीनों में अपने आप ही ठीक हो जाती है और दोबारा होती भी नहीं अक्सर। तो ये थी स्तन की 4 अलग-अलग, कह सकते हैं कम पाई जाने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। हर एक की अपनी खास पहचान है और मैनेजमेंट का तरीका है। बिल्कुल, और इन स्थितियों को पहचानना इसलिए जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा, क्योंकि ये अक्सर ज्यादा कॉमन बीमारियों जैसे पायोजेनिक मास्टाइटिस या सबसे जरूरी स्तन कैंसर जैसी दिख सकती हैं। हाँ। तो वो जो सूक्ष्म क्लिनिकल संकेत हैं उन पर ध्यान देना और सही इन्वेस्टिगेशन चुनना, ये सटीक निदान के लिए बहुत जरूरी है। ये वाकई हमें याद दिलाता है कि कैसे ये दुर्लभ स्थितियां भी हमारे डायग्नोस्टिक सोच को चैलेंज कर सकती हैं और कितना जरूरी है कि हम हर मरीज का एक संपूर्ण मूल्यांकन करें ताकि कुछ भी मिस ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।